एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड, ठीक है। और बाकी के एग्जाम्स भी अगर आप दे रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सभी एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश तो आती ही है। और ये बहुत ही कॉमन ऐसे फ्रेजेस होते हैं, इनका मीनिंग कभी कभी सिमिलर भी होता है जैसा आपको लग रहा होता है, और कभी कभी कुछ अलग भी होता है। तो इन्हें पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ेंगे तो अगर आप सीधे सीधे देखते हैं तो क्या है, वहां पर सिर्फ लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप इनको पिक्चर्स की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। अब वो पिक्चर आप किस चीज से रिलेट करके भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है तो मैंने उसको एक रिलेट कर लिया एक बुक के कवर से, ठीक है। अगर आपको वो वर्ड नहीं याद रहता है कि इसका मीनिंग क्या था, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को अगर ये पिक्चर याद रह गई मान लो, तो मैं एग्जाम के अंदर क्या कर सकती हूँ, टिक मार सकती हूँ। तो एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन तो ऐसा स्कोर कर ही सकते हो, एक या दो भी ऐसे हो सकते हैं। आप चांस की बात है कि ऐसे कितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंपाइल किए हैं, टोटल हम 10 इडियम्स याद करेंगे पर वीडियो के अंदर। तो अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। फ्रेंड्स के साथ में कर सकते हैं, जो भी आपके पास में ग्रुप्स हैं उन पर आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट इडियम के साथ में। यहाँ पर मैंने लिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ठीक है, स्टेम टू स्टर्न। अब इससे आप समझेंगे कैसे, मान लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा होता कि स्टेम और स्टर्न क्या है। स्टेम मतलब हमें अगर बेसिकली पता हो तो वो प्लांट का जो तना होता है उसको हम स्टेम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेम तो हमें वो पता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेम दिया गया है उससे इसका मीनिंग कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेम है वो बोट का यूज किया गया है, मतलब जो शिप होती है उसमें एक पार्ट को स्टेम बोला जाता है और एक पार्ट को स्टर्न बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मार्कर है, इसकी एक टिप है और एक इसका बॉटम है, ठीक है। फ्रॉम टिप टू टो ऐसा भी कह सकते हैं। तो फ्रॉम टिप टू बॉटम, तो इसका एक एकदम आगे वाला सिरा अगर आप इसका देख रहे हैं तो ये है, और पिछला सिरा इसका ये है। तो एक फ्रंट एंड होता है और एक जो इसका बॉटम एंड होता है, यानी बैक का एंड होता है। इसी तरीके से जब हम शिप की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए आफ्टर पार्ट है, मिड पार्ट है, ये फोर पार्ट है। मतलब ये इसका फ्रंट है जिसको हम कहते हैं स्टेम, और इसका जो बैक पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्न, ठीक है। अगर इस तरीके की शिप है तो ये वाला जो इसका हिस्सा आ रहा है इसको हम स्टेम कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, स्टर्न कहेंगे। तो ये शिप के लिए यूज किया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं इस चीज को ऐसे कह रही हूँ फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, मतलब सबसे आगे वाले पॉइंट से सबसे पीछे वाले पॉइंट तक, तो आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया है। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका सही आंसर क्या है। तो इसमें दिखा गया है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, मतलब आगे से पीछे तक। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा है, तो आप दोनों से ही समझ सकते हैं कि शिप के आगे और पीछे से क्या होता है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। अब ये कुछ बुक्स हैं, उनके कवर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा ये लिखी गई हैं। तो देखिए इन्होंने लिखा है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, अ ट्रू लाइफ एडवेंचर। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आगे से पीछे तक, मतलब आपको ये याद शायद ही रहेगा कि फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का मतलब होता है आगे से पीछे तक, ठीक है। क्योंकि आप इसने इसको रिलेट नहीं किया किस चीज से। अगर आप यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं कि स्टेम और स्टर्न यहाँ पे है क्या, तो वो क्या है, इस शिप का पार्ट है। तो आगे क्या बोलते हैं, स्टेम, और पीछे क्या बोलते हैं, स्टर्न बोलते हैं। तो इस तरीके से एक मीनिंग आपको याद हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है पाम ऑफ। इस तरीके से ऑफ वाले बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फर्स्ट, ये है पाम ऑफ। पाम, पाम यानी कि आपका ये हाथ है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब कि धोखा देना एक तरीके से, ठीक है। मतलब इसका जो पाम ऑफ का मीनिंग है वो किसी भी पॉजिटिव सेंस के अंदर नहीं है, नेगेटिव सेंस के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर ये धोखा कैसे दे रहा है, इस पर्सन को दिख रहा है कि इसको मनी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसका फेस देखते हैं तो इसको इसका कैसा फेस दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव फेस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मीनिंग मैंने इसके अंदर लिखा है, टू सेल और गेट रिड ऑफ समथिंग बाय ट्रिक और फ्रॉड। किसी चीज से मतलब आप एक तरीके से छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहे हो, फ्रॉड या ट्रिक के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उससे छुटकारा पा रहे हो, ठीक है। टू पास ऑफ समथिंग बाय डिसेप्शन, मतलब गलत तरीके से अगर किसी चीज को कर रहे हो तो वो इसके अंदर आएगा। नेगेटिव सेंस वाला आएगा, पॉजिटिव सेंस वाला आपके ऑप्शन सारे कट हो जाएंगे, ठीक है। टू फॉल्स एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, या फिर इसको फॉब ऑफ भी कह सकते हैं। तो इन चीजों को आप लिखते चलिए। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप इसका वर्ड लिखिए, उसके बाद में इसका मीनिंग लिखिए, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पर्सन इसको क्या कह रहा है, इसके हाथ में देखिए क्या है, ये क्या है, एक कप केक है, मफिन है, जो भी है। ये इसने क्या कहा, डोंट ट्राई
एंड पाम ऑफ द बर्न्ड केक ऑन मी। मतलब बिल्कुल भी कोशिश मत करो टू क्या, पाम ऑफ द बर्न्ड केक ऑन मी, मतलब केक जो है वो जला हुआ है और वो जला हुआ उसको खुशी खुशी खाने के लिए दे रहा है। तो इसे पता है कि क्या ही कर रहा है, धोखा कर रहा है इसके साथ में। मतलब डिसीव करना मतलब धोखा देना ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जला हुआ चीज, मतलब बेसिकली पाम ऑफ का मतलब ऐसी चीज हो जाती है जो आपके किसी काम की नहीं है और आप उसे धोखे से किसी दूसरे को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो। तो ऐसी चीज जो है वो बाई ट्रिक और बाई फ्रॉड आप दूसरे को दे देते हो, ठीक है, और आप उससे छुटकारा पा लेते हो। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, पाम ऑफ, पाम ऑफ करना। अब इसे आप याद रख सकते हो इस फ्रेज के थ्रू, ठीक है। जला हुआ केक किसी दूसरे को बाय ट्रिक या फ्रॉड दे देना, इसी को हम क्या कहते हैं, पाम ऑफ करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्लोक एंड डैगर। क्लोक एंड डैगर, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, मतलब कुछ छुपन छुपाई तो उसमें है, ठीक है। घटना और गुप्तचर के ढंग सा, ढंग सा। अब यहाँ पर इसके अलग अलग सिनोनिम्स भी होते हैं, आप चाहो तो इन्हें भी साथ साथ लिख सकते हो। क्लैंडस्टाइन है, सीक्रेट, सीक्रेट, ठीक है, अंडर कवर या फिर कोई सरप्शंस, हश हश, अगर मगर, अंडरग्राउंड है या फिर कवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कॉर्नर, इसको आप छोड़ दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ ना कुछ सीक्रेट यहाँ पे बात हो रही है। तो क्लोक एंड डैगर का मतलब किस चीज से रिलेटेड है, जहां पर कोई भी सीक्रेट चीज आ जाती है। देखिए यहाँ पर ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये पर्सन अभी सोच रहा है कि वी हायर्ड हिम, हमने उसको इस जॉब के अंदर हायर तो कर लिया, बट ही सीम्स टू बी क्लोक एंड डैगर। बट वो कैसा लग रहा है आपको, कुछ उसके अंदर ऐसी छिपी हुई चीज लग रही है जिससे आपको उस पर डाउटफुल हो रहा है, ठीक है। सो कीप एन आई ऑन हिम, मतलब आप उसके ऊपर नजर रखिए। आपको अगर किसी पर्सन के ऊपर डाउट हो रहा है, किसी भी तरीके का संदेह हो रहा है, तो आप उसको किसके अंदर देखेंगे, क्लोक एंड डैगर के अंदर। अदर अदर वर्ड्स भी होते हैं इसके, मतलब अगर आपको कोई सस्पिशियस थिंग लग रही है तो भी इसी के अंदर आएगा, सीक्रेट से रिलेटेड है तो भी इसी के अंदर आएगा। लेकिन मीनिंग आपको समझना है कि क्लोक एंड डैगर का मीनिंग क्या होता है, जहां पर कोई भी सीक्रेसी आती है, ठीक है, या फिर जहां पर कोई भी पर्सन जो है वो डाउटफुल सिचुएशन के अंदर होता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, क्लोक एंड डैगर कहेंगे, ठीक है। तो सीक्रेट, कॉवर्ट और डाउटफुलनेस अगर आती है तो वो इस सब किसी का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है। सिनोनिम आप एक तरीके से कह सकते हो। अगला देखिए यहाँ पर है विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अनरियल इमेजिनिंग, मिथ्याभ्यास, ऐसी चीज जो आपको दिख रहा है कि शायद ये रियल है लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एल्यूरिंग, मतलब जो चीज आपको लुभाती है एक तरीके से उसको हम एल्यूरिंग कह देते हैं। एल्यूरिंग और अ मिसलीडिंग रिजल्टिंग इन अ फ्रूटलेस चीज ऑफ अ परस्यूट, किसी भी ऐसी चीज जो कि आपको कोई भी लाभ नहीं देने वाली है, इस तरीके की चीज के ऊपर अगर आप पीछे पड़ जाते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, विल ओ विस्प, ठीक है। अब देखिए ये ना अगर एक नाउन है तो उसका अगर आप मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग तो ये आता है कि एक फॉस्फोरेसेंट लाइट है जो कि रात में हर जगह पे नहीं कुछ जगहों पर दिखाई देती है, जहां पर कैसे लैंड होती है, मार्शी लैंड होती है। और इसको हम किससे बता पाते हैं कि वहां पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी डेड इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने पे वहां पे गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से कि वो लाइट की तरह दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप इस फिगर के अंदर देख पाएंगे तो इस आदमी जो है, इस आदमी को कैसा लग रहा है कि ये लाइट की तरफ अट्रैक्टेड है और बाकी सब जो है ये डाउटफुल सिचुएशन के अंदर है कि ये मतलब क्या है, एक मिथ्याभ्यास है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो एक कार्टून में मैंने ऐड करा है, यहाँ पर ये क्या है, ओवर हियर, तो ये लाइट देखिए इसको बुला रही है, फिर ये देखता है ओवर हियर, तो ये लाइट फिर इस तरफ इसे बुला रही है। तो बेसिकली ये मिथ्याभ्यास होता है, अनरियल इमेजिनिंग होती है, रियल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये इसके पास में आ गया है। तो अगर आप नाउन के टर्म्स में देखते हैं तो ये क्या है, एक फॉस्फोरेसेंट लाइट है जो रात में दिखती है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे विल ऑफ द विस्प, इसका मीनिंग क्या है, तो अनरियल इमेजिनिंग है, ठीक है, मिथ्याभ्यास जिसको हम कह देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो मीनिंग है वो क्या है, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, ठीक है, मिराज, मिराज। हिंदी में भी हम इस तरह के वर्ड्स को पढ़ते हैं, अगर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जैसे कि मृग तृष्णा होता है कि जब आप इस तरीके से होते हो बाहर कहीं पे तो आपको दूर कहीं पानी दिखाई देता है, तो वो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो सारी इसी चीज के अंदर आती हैं। कैसे भी आप बस लिंक करके उस चीज को पढ़ लीजिए, ठीक है, विल ओ द विस्प, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है आप वो चीज ग्रास्प करिए और उस चीज से याद रखिए। तो विल ओ द विस्प का मतलब क्या है कि ऐसी अनरियल इमेजिनिंग जो कि मिथ्याभ्यास है, ठीक है, आपको लगता है कि वहां पर है बट एक्चुअल में ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, इल्यूजन है बेसिकली आपका,
जो भी चीज है ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। अगर लाइट की बात करते हो एज नाउन, इसका फॉस्फोरेसेंट लाइट से मीनिंग है, तो यहाँ पर जो लालटेन है ना, ये लालटेन, ये भी इसी से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी विल ऑफ द विस्प है तो सिर्फ ये नहीं सोचना है कि इसका मीनिंग जो है अनरियल इमेजिनिंग है, बाकी सब वर्ड्स भी इससे रिलेटेड हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर हमारे पास में है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है? भाई बॉडी और सोल तो एक साथ में ही है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ सिर्फ गुजारा करना, मतलब इस तरीके से कि आपके पास में सिर्फ खाने खाने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चीजें हैं, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, बस जीवित रहने लायक चीजें हैं आपके पास में, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इंसान कैसा होगा? परेशान ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू हैव और गेट इनफ फूड और मनी टू सर्वाइव। सिर्फ रहने के लिए आपके पास में होगा, मीन्स फॉर शेल्टर, मनी एंड फूड, बस जितना आप अर्न कर रहे हो उतना ही आपके पास में खर्चा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक, हिज वेजेस आर बेयरली इनफ टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उसकी जो वेजेस हैं, मतलब वो जो कमाई कर रहा है, वो बस लगभग इनफ ही है। ठीक है, ना के बराबर है, मतलब उसके पास में टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब उससे कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन है। शी केप्ट बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय वर्किंग 2 जॉब्स। अब वो अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख रही है, कहने का मतलब ये है बाय वर्किंग 2 जॉब्स, मतलब 2 बार वो जॉब कर रही है, 2 जॉब करने के बाद वो अपना खर्चा चला पा रही है। यहाँ पर देखिए, ये पर्सन जो है ये इस तरीके से परेशान है। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, व्हेन ही फर्स्ट केम टू द सिटी, जब वो पहली बार शहर में आया, ही अर्नड बेयरली इनफ। ठीक है, बेयरली का मतलब नेगेटिव सेंस के अंदर है यहाँ पर, कि वो मतलब लगभग कुछ ही कमा पाता था, बहुत कम कमा पाता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। शायद ही वो कुछ कमा पाता होगा, ठीक है, अपना गुजारा करने के लिए। तो यहाँ पर की बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है? कि सिर्फ गुजारा करने लायक आपके पास में चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए, डू अ रोरिंग ट्रेड। रोरिंग जैसे वर्ड है, दहाड़ने से रिलेटेड है, तो आप इसको शेर से रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है, लॉयन से रिलेट करके देख सकते हो। तो रोरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे देखिए, लॉयन जो है वो रोर कर रहा है, तो ये किसमें सेंस में आ रहा है कि मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है एक तरीके से। तो इसको हम ना बिजनेस के माइंडसेट से जोड़ के देखते हैं कि जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी इस तरीके का इंडिया के अंदर फेस्टिवल होता है, तो क्या होता है, बाहर जो बिजनेसमैन है उनका काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से है, जैसे कि दिवाली का सीन यहाँ पर चल रहा है, तो दिवाली में क्या है कि सामान बहुत ज्यादा बिकता है। तो यहाँ पर जब भी आपका इस तरीके से बेनिफिट होता है तो उसको हम ट्रेड बोल देते हैं। ठीक है, और रोरिंग ट्रेड बोल देते हैं। भाई ट्रेड तो हो ही रहा है, लेकिन रोरिंग ट्रेड हो रहा है किसी कंडीशन के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि रोरिंग ट्रेड करना, एक तरीके से डू अ रोरिंग ट्रेड, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या होना, सक्सेसफुल हो जाना, धड़ाधड़ माल बेचना, धड़ाधड़ माल बेचना। ठीक है, बिका ही जाता है वो तो। डू अ रोरिंग ट्रेड, अब देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है, सेल लॉट्स ऑफ गुड वेरी क्विकली। अब ये तभी हो पाता है जब कोई भी चीज इस तरीके की होती है। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल के अंदर, आवर चीज स्टॉल डिड अ रोरिंग ट्रेड। चीज का स्टॉल जो है उसने खूब अच्छी धड़ाधड़ मतलब सेल करी है। किस चीज के अंदर? समर फीड के अंदर। वी सोल्ड विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर वो बिक गई। यहाँ पर देखिए, इसके आगे है मिस्टर विपी, लुक एट द वेदर, आई डू अ रोरिंग ट्रेड टुडे, मतलब मौसम देखो, आज तो धड़ाधड़ माल बिकने वाला है। इस तरीके की वर्डिंग भी यूज करते हैं। तो जब भी इस तरीके का कोई कहता है, मेनली बिजनेसमैन इस तरीके की चीजें कहते हैं, चाहे वो दुकानदार हो गया, चाहे वो कोई भी इस तरीके का सेल्स पर्सन हो गया, तो उन्हें पता है कि अभी सीजन चल रहा है इस चीज का, तो यहाँ पर सेल उनकी होगी ही। तो इसको वो कह देते हैं डू अ रोरिंग ट्रेड। ट्रेड मतलब बहुत बढ़िया चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की चीज क्या है, पॉजिटिव सेंस के अंदर है कि जब आप सक्सेसफुल होने वाले होते हो, धड़ाधड़ सेल होती है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड किसको कहते हैं? जो रॉयल ब्लड होते हैं उनको ब्लू ब्लड कहा जाता है। ब्लू ब्लडेड मतलब जो नोबल बर्थ के हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग देखिए, जैसे क्वीन विक्टोरिया का रॉयल ब्लड लाइन है, इंग्लैंड से है ये। ठीक है, तो इनके लिए आप देख सकते हैं, ये सारा इनका क्या है, ब्लू ब्लड। सभी का ब्लू ब्लड नहीं होता है। जो इस तरह की रॉयल ब्लड होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ब्लू ब्लड कहा जाता है, रॉयल ब्लड। ठीक है, रॉयल ब्लड इज ब्लू ब्लड। तो समवन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक और नोबल बर्थ। ठीक है, जनरली यूज टू मीन समवन हु इज अ मेंबर ऑफ हाई सोसाइटी। तो हायर सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे और इन्हीं के जो अपने घर के लोग होंगे, वही क्या होंगे, सिर्फ ब्लू ब्लड के लोग होंगे, और कोई नहीं हो सकता। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई ये बन सकता है, बन नहीं सकता है, सिर्फ आपको वहां पे बर्थ लेना पड़ेगा, तो ही आप ब्लू ब्लड के हो सकते हो। तो ब्लू ब्लड के लोग कैसे होते हैं, मतलब हायर सोसाइटी के होते हैं। ब्लू ब्लड मतलब रॉयल ब्लड। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड नहीं होगा वो, हालांकि ब्लड वही है
बट कहा यही जाता है कि नोबल बर्थ है, तो वो हाई सोसाइटी के लोग हैं और वो उसी घराने के होते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल्दो मैरीज फैमिली इज पुअर, मैरी की जो फैमिली है वो क्या है, गरीब है, लेकिन शी हैज ब्लू ब्लड इन हर वेन्स, लेकिन उसकी ये है वेन्स के अंदर क्या है, ब्लू ब्लड है। भले ही वो गरीब है लेकिन उसके अंदर क्या है, ब्लू ब्लड है। तो ब्लू ब्लड मतलब रॉयल ब्लड होता है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक टी कप है, मतलब एक चाय की अगर प्याली है तो उसके अंदर क्या कभी तूफान आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब एक छोटे से कप के अंदर एक तूफान आ जाए, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। मतलब एक छोटी सी चीज के ऊपर इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है बात का बतंगड़, बात का बतंगड़ बना देना, मतलब चीज बहुत छोटी सी थी लेकिन उसे इतना बड़ा करके बनाया है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, छोटा सा कप है, इसके अंदर ये स्टॉर्म आ गया, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए यहाँ पर भी मैंने यही शो किया है, एक स्टॉर्म इन अ टी कप। तो इस चीज को आप नहीं भूल पाएंगे कि ये छोटी सी चीज के अंदर एक स्टॉर्म आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बात को बढ़ा देना या बतंगड़ बना देना बात का। यहाँ पर देखिए स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स वी हैड अ ह्यूज फाइट ओवर द ब्रोकन ग्लास येस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि कल हमारी क्या हुई, एक टूटे हुए कांच के ऊपर एक बड़ी फाइट हुई, बट वेल या इट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। पर हाँ, वो सिर्फ एक क्या था, एक स्टॉर्म इन अ टी कप था। अब यहाँ पर स्टॉर्म इन अ टी कप का मीनिंग आपको पता होगा, तो इससे आप समझ भी पाएंगे कि क्या है कि वो एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए क्या है, हमने एक बहुत बड़ी फाइट कर ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक किताब भी है इस तरीके से, ये किताब है जिसके अंदर ये आपको कप दिख रहा है, और इसका नाम भी क्या है, स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब एक छोटी सी चीज और चीज काफी बड़ी है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं कि बात को बढ़ाकर बोल देना, स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट। मेयर आपने पढ़ा होगा, मेयर जो है, यहाँ पर हम मेयर देखिए किसको कहते हैं, मेयर होता है जो घोड़ी होती है उसको हम मेयर कहते हैं। ठीक है, मेयर का नेस्ट बोला गया है। अब ये जो मेयर्स नेस्ट है, इसको एज एक हंसी के पात्र में लिया जाता था, मतलब जैसे जोक हम बोल देते हैं, ऐसे बोला जाता था कि मेयर्स नेस्ट है ये चीज। तो अगर इस चीज को यूज किया जाता था और हंसी के तौर पे यूज किया जाता था, मतलब कोई जोक मार रहा है तो इसको यूज करा, इसका मतलब इसका मीनिंग कुछ ऐसा था जो कि अनरियल था, यानी कि मेयर का नेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये कोई वर्थलेस थिंग है। ठीक है, इसके हिंदी देखिए मैंने क्या लिखा है, लाल भुजकड़ी खोज, मतलब ऐसी कोई खोज करी है इसके अंदर जो क्या है, किसी भी काम की नहीं है, मतलब ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब बताइए क्या इस तरीके का घोड़ा भी कभी आपको नेस्ट के अंदर दिखेगा, कभी मेयर का नेस्ट होता है, मेयर का नेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज क्या है जो कि वर्थलेस है, उसको हम मेयर्स नेस्ट बोल देते हैं कि भाई ये चीज तो मेयर्स नेस्ट है, मतलब कि ये चीज एकदम वर्थलेस है, कोई मीनिंग ही नहीं है इस चीज का। तो अगर ऐसी कोई खोज होती है, डिस्कवरी ऑफ नो वैल्यू, तो ऐसी चीज को हम मेयर्स नेस्ट बोल देते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि भाई मेयर तो आपको पता ही है, मेयर का मतलब क्या है। ठीक है, और नेस्ट तो उसका नेस्ट तो कभी होता ही नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज जो कि पॉजिटिव सेंस के अंदर तो नहीं है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, सो वो चीज क्या हो गई, वर्थलेस हो गई। और ऐसी चीज की अगर हमने डिस्कवरी कर दी तो उस चीज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला जो यहाँ पर है वो थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल। अब यहाँ पर अगर आपने मैच देखा है, बॉक्सिंग का जो मैच होता है उसके अंदर यहाँ पर दो प्लेयर्स होते हैं, और जो प्लेयर हार रहा होता है, अगर यहाँ पर उसका जो कोच है वो यहाँ पर टॉवल अंदर फेंक देता है रिंग के अंदर, तो यहाँ पर उसको क्या मान लिया जाता है कि उसने हार मान ली है, मतलब यहाँ पर वो डिफीट हो रहा है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये पर्सन जो है इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा फेल रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ये मार रहा है, उसका कोच यहाँ पर देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, टॉवल को अंदर फेंक रहा है। तो टॉवल देने का ही मतलब क्या हो जाता है, टॉवल फेंकने का मतलब क्या हो जाता है कि उसने हार मान ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे है शी वॉज रेडी टू थ्रो इन द टॉवल, मतलब वो तैयार थी टॉवल फेंकने के लिए, बट रिमेंबर्ड हर गोल एंड केप्ट गोइंग, बस उसे याद आया कि उसका गोल क्या है और फिर से उसने आगे करना चालू रखा। ठीक है, तो यहाँ पर शी वॉज रेडी टू थ्रो इन द टॉवल, अगर इतनी स्टेटमेंट लिखी जाए तो शायद आपको मीनिंग समझ में ना आए, लेकिन आगे का जो स्टेटमेंट है उससे पता लग रहा है कि रेडी टू थ्रो इन द टॉवल का मतलब है कि मतलब वो बस छोड़ने ही वाली थी उस चीज को, लेकिन फिर उसको याद आया कि उसका गोल क्या है और उसने आगे कंटिन्यू रखा। यहाँ पर देखिए आई हैव इनफ, मतलब बहुत हो गया है, आई एम थ्रोइंग इन द टॉवल। ठीक है, ये कोई फ्रस्ट्रेशन में भी इस तरीके से कह सकता है, या फिर अगर कोई हार रहा हो तो भी उसके लिए यूज किया जाता है कि थ्रो इन द टॉवल। तो वो कई बार जैसे हम चेस खेल लेते हैं, तो अगर कोई हार रहा होता है तो बस वो उसके बाद में थ्रो इन द टॉवल उसको कहा जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये पर्सन थ्रो कर रहा है टॉवल को, मतलब ये जो है कोई अगर बिल्कुल हताश है उस केस के अंदर, कोई बिल्कुल अपसेट हो गया है, या फिर वो बिल्कुल डन है अपनी चीज से,
तो वो इस तरह की स्टेटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका मीनिंग है, हार मान लेना, और किसी भी सिचुएशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे बॉक्सिंग के मैच के अंदर होता ही है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपने ये सारे वर्ड्स लिख लिए होंगे अपनी कॉपी के अंदर, मुझे उम्मीद है, और आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं, प्लस इनके एग्जाम्पल, ये जो फोटो है आप इसको जो है माइंड के अंदर दोहरा सकते हैं। और आप मान लीजिए कि ये आप वर्ड आता भी एग्जाम के अंदर तो आप इसको नहीं भूलेंगे, आपको इसका मीनिंग पता ही होगा। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपके 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके एज इट इज निकल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, एक आधा ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप उनकी सेंस को पकड़ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि किसकी सेंस भी किस तरीके से आती है, तो आप उसको भी समझ लेंगे तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हो पाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाते ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।